मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी से है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेट एफ इक्वल्स टू दिस। इसको बेटा हमेशा ऐसे डिफाइन किया जाता है क्या, जो पहला है वो डोमेन में आता है, यानी एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है किस तरीके से, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 + x², और जो x है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर पे, r पे बिलोंग कर रहा है। बी अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, ये f जो फंक्शन है वो r से r पर डिफाइंड है। तो बोला क्या जा रहा है, डिटरमिन द रेंज ऑफ f। हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज ऑफ f। फंक्शन की हमें रेंज फाइंड आउट करना है, और जो फंक्शन है वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ पर है, r टू r। मतलब डोमेन भी r है, वो डोमेन भी r है, हमें रेंज पता करना है। क्वेश्चन में आया। ओके, अब रेंज बच्चों होता क्या है, रेंज होता ये है कि डोमेन में, जैसे डोमेन क्या है, पूरा का पूरा रियल नंबर है, यानी कोई भी रियल नंबर रखें तो हमें जो एफ एक्स की जो वैल्यू है, रियल नंबर हम कोई भी जब रखेंगे तो एफ एक्स की हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, जो वैल्यूज मिलेगी उन्हीं सेट का जो कलेक्शन होगा, उन्हीं सेट का जो कलेक्शन होगा वही आपका रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक दो पॉइंट्स लेकर चल रहा हूँ। देखो, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है अगर आप निगेटिव रियल नंबर भी लेते हो तो जस्ट लाइक टू पॉजिटिव रियल नंबर ही काम करेगा कि नहीं बच्चों। अब आप एक्स की वैल्यू -1 लो या एक्स की वैल्यू +1 लो, तो जो एफ एक्स की वैल्यू होगी, यानी एफ ऑफ -1 लो और एफ ऑफ 1 लो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी कि नहीं बच्चों, यहाँ पर है ना। क्या आएगी, जैसे एफ ऑफ -1 आप रखते हो तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा +1, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर +1, तो ये भी आ जाएगा 1/2। यही आएगा कि नहीं। इसी तरह से अगर आप +1 लेते हो तो भी आपको वैल्यू 1/2 मिलेगी। अच्छा, तो नेगेटिव में चाहे ले लो चाहे पॉजिटिव में ले लो, आएगा वही, क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है तो कभी भी आपको नेगेटिव में नंबर तो नहीं मिलेगा। क्या कभी भी जो एफ एक्स की जो वैल्यू है बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन में कभी भी आपको <0 मिलेगा। यस, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे भी है एक्स स्क्वायर, नीचे +1 भी साथ में है, और कोई निगेटिव नंबर भी लेते हैं तो वो बना देगा पॉजिटिव, और यहाँ पे भी बीच में लगा हुआ है प्लस, तो ओवरऑल ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा। एक कंडीशन ये भी है कि जीरो भी दे सकता है, जैसे अगर हम एफ ऑफ जीरो निकालें, एफ ऑफ जीरो तो न्यूमरेटर हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, होगा कि नहीं। तो कुल मिला के एफ जीरो हमें 0 मिल जाए। क्या 0 से छोटा कोई वैल्यू आपको मिल सकती है, यहाँ पर एक्स की किसी भी वैल्यू पे आपको एफ एक्स की वैल्यू <0 मिल सकती है, नहीं मिल सकती। यानी आप देख पा रहे हो, जो आपकी जो रेंज होने वाली है वो 0 पर क्लोज्ड रहने वाली है, इतना क्लियर है। ओके, अब हमें राइट में देखना है कि राइट में हम मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, और देखो आप जैसे एक्स की वैल्यू 1 लिए तो 1/2 मिला। एक्स की वैल्यू अगर आप 2 लेते हो, एक्स की वैल्यू अगर आप 2 ले लो, एफ ऑफ 2, तो ये हो जाएगा 4/5, यही आएगा कि नहीं। अच्छा, मेरा ये कहना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पर +1 है, तो जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर पर्टिकुलर इस फंक्शन के लिए, जो डिनोमिनेटर है इज ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, होगा कि नहीं, है ना। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, मान लो आपने एक्स की वैल्यू 4 ले ली, जब आप एक्स की वैल्यू 4 रखोगे तो ऊपर 16 आएगा तो नीचे 17 आ जाएगा, होगा कि नहीं। यानी जो डिनोमिनेटर है हमेशा वो न्यूमरेटर से बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा, +1 बड़ा होगा, न्यूमरेटर से +1 बड़ा होगा कि नहीं डिनोमिनेटर हमेशा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, जैसे आप देख लो ये 1/2 है, ये 4/5 है, जब आप इसको डेसिमल में निकालो तो ये आएगा 0.5, ये आएगा 0.8, कभी भी आपको 1 मिलेगा क्या।
क्योंकि 1 तो तब मिलेगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो, तभी तो 1 मिलेगा। और ये कभी होगा नहीं क्योंकि इस सिचुएशन में डिनोमिनेटर ही बड़ा है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पर, क्या 1 से बड़ा नंबर मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। 1 से बड़ा होने के लिए न्यूमरेटर को बड़ा होना पड़ेगा। 1 से बड़ा नंबर तब मिलेगा जब आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तभी 1 से बड़ा नंबर मिलेगा, राइट? तो यहाँ पर जो रेंज आपकी हो जाएगी, यहाँ पर 1 तक लगा देंगे और 1 पे हम ओपन इंटरवल लगा देंगे। ये आपकी हो जाएगी रेंज। 0,1, 0 पर क्लोज्ड है, 1 पे ओपन है। अब बताओ कहाँ पे दिक्कत है? समझ में आया है कि नहीं? लिखना केवल आपको इतना ही है, रेंज ऑफ एफ इज, इसका रेंज क्या होगा? 0 to 1। ये हो जाएगा रेंज। 0 पर क्लोज्ड है, 1 पे ओपन है, क्योंकि 1 कभी नहीं मिलेगा, 1 से कम ही मिलेगा। क्लियर है सभी को? क्यों? बाकी लोग, वर्णिका, जतिन, क्लियर है बेटा? हाँ बेटा बोलो। डोमेन तो आर दिया ही हुआ है क्वेश्चन ना, आर से आर पर डिफाइंड है। डोमेन आर है और डोमेन भी आर। हाँ, डोमेन आपका रियल नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। और कोई क्वेश्चन मिसलेनियस में? अच्छा, और किसी ने नहीं लगाया? हाँ, बोलो। हम्म। 0, -5, 2,1। अच्छा, 2,1, 3,4, 2,4, 4,7। अच्छा, 2,4 नहीं है, ठीक है। ये आपका एफ है। हाँ, क्या बोला जा रहा है? ओके, फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन क्या है, मतलब एफ फंक्शन ही तो तुम बोली हो, ये फंक्शन ही तो ये है क्या? क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, क्वेश्चन को। एफ तो यहाँ पर यही है। यहाँ पे जो आपका एफ होगा ये तो यही है ना, -5 माइनस। पहली बात तो देखो यहाँ पर, जैसे ये एफ ऑफ 0 आप लोगी तो ये हो जाएगा -5। एफ ऑफ 1 लेने पर ये क्या हो जाएगा? -2। एफ ऑफ एफ ऑफ 2 क्या होगा? 1 हो जाएगा। एफ ऑफ 3 क्या है? 4 होगा। और एफ ऑफ 4 क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ पर यही आपकी फंक्शन की इमेजेस यही हैं, एफ ऑफ 0, यही आपको फाइंड आउट करना था। और क्या फाइंड आउट करना था इसमें? वही तो।
क्यों मोनिका? इसमें फाइंड क्या करने से तो सब दिया ही हुआ है आपको। एफ ऑफ जीरो क्या है, एफ ऑफ वन क्या है, उसी को अलग अलग करना। ये जो गिवन है इसी से तो आपका एफ निकल रहा है। फिर भी अगर आपको डाउट होगा तो क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे को आप व्हाट्सएप कर देना, तो मैं आपको उसमें से इसको डिटेल में बता दूंगा अगर और कुछ पूछा जा रहा होगा तो। फिलहाल जो आपने बोला उसके अकॉर्डिंग तो केवल यही फाइंड आउट करना था और आपको केवल एफ में से छांटना ही था कि क्या होगा एफ। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का मिसलेनियस एक्सरसाइज में से? क्यों ईशान, सब हो गया है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 मिसलेनियस का। लेट आर द रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। आर एक रिलेशन है कहां से कहां पर? एन से एन पर। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम एन टू एन और आर डिफाइंड बाई। आर कैसे डिफाइंड है? ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर m and a is equals to b square। आर द फॉलोइंग्स आर ट्रू। इसमें से पहला पार्ट पूछा जा रहा है क्या ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द आर, ये रिलेशन वाला आर है, रियल नंबर वाला नहीं। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। बताइए क्या ये ट्रू होगा? पहले तो मतलब ही नहीं समझ आया होगा। हाँ, ये आपको गिवन है, बिल्कुल सही पकड़ा। देखो, ऑर्डर्ड पेयर आपको ए कॉमा बी ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आपको रखना है कि जो ए और बी के बीच में रिलेशन, यानी फर्स्ट एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बीच में कैसे रिलेशन है, जो आपका ए है वो किसके इक्वल है? बी स्क्वायर के। यानी आपके ऑर्डर्ड पेयर कैसे आने चाहिए? बी स्क्वायर कॉमा बी टाइप में, मतलब जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर हो, इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आनी चाहिए। वही यही बोला जा रहा है यहाँ पर, पहला आपको चेक करना है ये रिलेशन ट्रू, मतलब ए कॉमा ए इस रिलेशन में बिलोंग करेगा कि नहीं। और ए क्या है? नेचुरल नंबर। सपोज करो आपने ए को ले लिया टू, कोई एक नेचुरल नंबर ले लिया टू। टू एक नेचुरल नंबर होता है, आप थ्री ले सकते हो, फोर ले सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, एग्जाम्पल के जरिए हम कर रहे हैं। तो टू ले लिया तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर। अब अगर टू कॉमा टू आर में बिलोंग कर रहा है, एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, लेट ए इक्वल्स टू टू, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस टू कॉमा टू बिलोंग्स टू आर, देन डेफिनेशन क्या कहती है कि फर्स्ट नंबर जो है, देन टू मस्ट बी इक्वल्स टू टू का स्क्वायर। यही होना चाहिए नहीं? यहां पर चाहे वर्डिंग में लिख दीजिए, देन टू मस्ट बी इक्वल टू टू का स्क्वायर, बट टू नेवर बी इक्वल टू टू का स्क्वायर। हम जानते हैं कि टू कभी भी, दैट इज टू इज नॉट इक्वल टू फोर, टू फोर के इक्वल नहीं होता है, हमें पता है। तो इसका मतलब ये है, ये जो पूछा जा रहा था ए कॉमा ए जो है वो क्या रिलेशन आर में बिलोंग करेगा, क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? नो, फॉल्स स्टेटमेंट है ये। समझ में आया कि नहीं? मैं इसी को क्यों बता रहा हूँ, इसी को क्यों पकड़ रहा हूँ मैं अभी। जैसे ये क्वेश्चन खत्म होगा मैं आपको आगे चीज बताऊंगा इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये प्रोसीजर ट्वेल्थ में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रोसीजर आपको ट्वेल्थ में करना पड़ेगा। ट्वेल्थ में स्टार्टिंग में ही यही है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को टच कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि आप चेक करिए क्या ए कॉमा ए आर में बिलोंग करेगा। दूसरा क्वेश्चन,
इसी का 9th का ही दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस विल इम्प्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। क्या बोल रहा है, इफ ए कॉमा बी belongs to the relation R, then this will implies that B, A belongs to R। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? मतलब ये वाली कंडीशन आपको लेकर चलनी है, क्योंकि आपको यह दिया हुआ है कि अगर ऐसा है, ऐसा ट्रू है, तो क्या ये भी ट्रू होगा? तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेट लेट अब एक पेयर, आप ऑर्डर पेयर बनाइए जिसमें एक का स्क्वायर दूसरे के इक्वल हो जाए। तो जैसे मैं ले लूं, अगर यहाँ पर, चलो ठीक है, 3,9, तो 3,9,3 लेंगे ना, क्योंकि ए कॉमा बी अगर आर बिलोंग कर रहा है तो ए इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो 9 बिलोंग्स टू आर हमने मान लिया, क्योंकि हमें इधर वाली कंडीशन इंप्लाई के लेफ्ट वाली कंडीशन हमें एज्यूम करके चलनी थी कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, यानी अगर 9,3 बिलोंग्स टू आर कर रहा है, देन 3,9 भी आर में अगर बिलोंग करेगा तब स्टेटमेंट ट्रू होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेट 9,3 बिलोंग्स टू आर, then 3,9 must belongs to R। बट भाई जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से तो यही है कि अगर 9,3 आर में है, रिलेशन में है, तो 3,9 को भी आर में होना पड़ेगा। बट अगर 3,9 बट इफ 3,9 बिलोंग्स टू आर, अगर ये हो जाएगा, देन 3 मस्ट बी इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर, ये होना चाहिए, है ना? देन यहाँ पे लिख देना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 3 मस्ट बी इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 9 का स्क्वायर। बट वी नो दैट 3 नेवर बी इक्वल टू 81। 3 कभी भी 9 के स्क्वायर इक्वल नहीं होता है। 3 कभी भी 9 के स्क्वायर यानी कि 81 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब ये रिलेशन यहाँ पर ट्रू नहीं है, फॉल्स। समझ आया? ओके, लास्ट वाला है इसमें, थर्ड पार्ट इसका है। देखिए, ये एक जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये कड़ी है बच्चों, जो कि आपको 12th में पहले ही चैप्टर में इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं यहीं पे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के किया और मैं इसी को और डिटेल में थोड़ा कर दूंगा, तो आप 12th का पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर सकते हो इसी बेसिस पे। तीसरा क्या पार्ट है? तीसरा ये है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, क्या होता है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर ये कंडीशन गिवन है मान लो, तो ए कॉमा सी भी आर में बिलोंग करेगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ये हमें देखना है। फिर वही चीज, इधर वाली कंडीशन हमें एज्यूम करके चलनी है और इधर वाला हमें दिखाना है ए कॉमा सी को कि क्या वो आर में बिलोंग करता है कि नहीं। तो अब आपको दो ऑर्डर पेयर बच्चों ऐसे ढूंढने हैं जो कि इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। क्या ले सकते हैं? 55,5, क्या 50? सही बात, 5 का स्क्वायर क्या 55 होता है? हाँ, 25,5। एक और ऑर्डर पेयर आपको लेना पड़ेगा। लेट 25,5 बिलोंग्स टू आर एंड, मैं उसको नहीं चाहता, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो नंबर है वही नंबर यहाँ पे है, यानी अगर यहाँ पे 5 लिए हो तो फिर यहाँ पे भी आपका पहला नंबर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं?
तो यहाँ पर 5 कहाँ आएगा, जब आप यहाँ पर √5 लोगे। बट आपको ये बोला जा रहा है जो ए और बी है वो कहाँ का मेंबर है, नेचुरल नंबर। लेकिन तो यहाँ पर √5 आप नहीं ले सकते क्योंकि √5 तो रियल नंबर हो जाएगा, इरेशनल फॉर्म हो जाएगा, लेकिन तो नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। तो ऐसा ऑर्डर पेयर बनाओ कि जिसमें कि आपका ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करे। पहले तो यही चीज हमें बनाना है। हाँ ठीक है। 16 कॉमा, बिल्कुल बिल्कुल, 16 कॉमा 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, हम ये ले सकते हैं कि नहीं। फॉर, अब हमें चेक किसके लिए करना है, A, C। ए हमारे लिए 16 है और सी हमारे लिए 2 है कि नहीं बच्चों। तो फॉर 16 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, 16 मस्ट बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, बट 16 is never be equal to 2 का स्क्वायर, that is 16 is not equal to 4, therefore this statement is also incorrect, false। आया समझ में क्यों बच्चों। तो इस तरह से हमने ये देखा पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए आपने देखा कि जो तीनों स्टेटमेंट्स पूछे गए थे वो तीनों की तीनों क्या हैं, फॉल्स हैं। अब मैं क्यों इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं बार बार इस पूरे क्वेश्चन को, आप जैसे ही 12th में जाओगे तो चैप्टर का पहला चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में जो पहला टॉपिक बच्चों आपको पढ़ने को मिलेगा, जो पहला टॉपिक आपको रिलेशन एंड फंक्शन में 12th में पढ़ने को मिलेगा, उस पहले टॉपिक का बच्चों नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आप चाहो तो अभी भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट 12th में इक्विवेलेंस रिलेशन, ये 12th का रिलेशन एंड फंक्शन का पहला टॉपिक है। किसी भी रिलेशन को, क्योंकि रिलेशन आप यहाँ 11th में पढ़ चुके हो, रिलेशन क्या होता है आप जानते हो। अगर ए और बी दो सेट हैं तो जो रिलेशन आर होता है इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यही होता है रिलेशन की नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इफ एनी रिलेशन if any relation R, if any relation R be reflexive, symmetric and transitive। अगर बच्चों कोई रिलेशन ये तीनों होता है, क्या, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है बच्चों, देखो रिफ्लेक्सिव होता है A, बिलोंग्स टू आर। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, A, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू द, जो भी डेफिनेशन वहां पे दिया जाएगा आर या एन पे। इसी तरह से सिमेट्रिक क्या होता है, A, B बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। एंड ट्रांजिटिव क्या होता है, A, B belongs to R and B, C belongs to R implies that A, C belongs to R। ये R रिलेशन वाला आप बोल सकते हो। यहाँ पर ये जो ABC हैं, ये जो ABC हैं, ये सब कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ये A क्रॉस B के मेंबर हैं, या A1 A2 A2 को भी बोल सकते हैं, ABC A क्रॉस B के मेंबर। देखिए अगर आपको अभी ध्यान हो तो अभी तो हमने एक क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 9, उसके 3 पार्ट थे, क्या वो 3 पार्ट यही थे, तीनों फॉर्म यही था ना, कि आपको पहले में ये चेक करना था A, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, फिर सेकंड में ये चेक करना था कि अगर इधर वाला कर रहा है तो इधर वाला करेगा कि नहीं, थर्ड में आपको इधर दो कंडीशन दी हुई थी A, B बिलोंग्स टू आर एंड B, C बिलोंग्स टू आर, देन चेक करो कि A, C आर में बिलोंग करेगा कि नहीं। यही तीनों आपको कंडीशन मिली थी कि नहीं क्वेश्चन में।
तो अब और हमने ये देखा कि तीनों जो मिला है तो वो तीनों का तीनों हमें जो अभी मिला फॉल्स मिला, ट्रू नहीं मिला ना। अगर तीनों के तीनों रिजल्ट ट्रू हो जाते, अगर तीनों के तीनों रिजल्ट ट्रू हो जाते, तब जो रिलेशन डिफाइंड था अभी क्वेश्चन नंबर 9 में, जो रिलेशन डिफाइंड था क्वेश्चन में, एफ था ना, ए इक्वल टू बी स्क्वायर टाइप में एक सेट में एक रिलेशन डिफाइंड था ना, ए कॉमा बी सच दैट ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये तो रिलेशन डिफाइंड था। अगर वो तीनों ही स्टेटमेंट ट्रू होते बच्चों, तब हम उस रिलेशन को क्या कहते? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इफ एनी रिलेशन आर बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कोई भी रिलेशन अगर ये तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, देन देन relation R is said to be relation R is said to be equivalence relation। ठीक है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव का ये डेफिनेशन होती है, सिमेट्रिक की ये होती है और ये ट्रांजिटिव की होती है, तो अगर कोई रिलेशन ये तीनों ही प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तब हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। और बच्चों ये आपको क्लास 12th में पहला टॉपिक यही मिलेगा, आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ये सिमेट्रिक है कि नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है कि नहीं। और ध्यान देना, अगर इन तीनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रह जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तब हम उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आजी चले वालेगा नहीं, तीनों तीनों को होना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव। तीनों में से एक भी नहीं हुआ तो फिर नहीं चलेगा, वो रिलेशन रहेगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रहेगा। क्लियर? तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 को करने से ये फायदा हुआ, आप 12th के एक्सरसाइज का पहले चैप्टर का पहली एक्सरसाइज का समझ लो आपके माइंड में 50% चीजें बैठ गई। अब जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल ले लेके चेक किया कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, उसी तरह से वहां पे भी करना है। आपका पहला टॉपिक एक प्रकार से कह सकते हो कि लगभग खत्म होने की कगार पे था, 12th क्लास का पहला टॉपिक। ओके, तो मेरे ख्याल से टाइम ओवर होने वाला है बच्चों, और मिसलेनियस आपकी प्रॉब्लम भी हाँ